वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ ठीक होंगे, खुश होंगे। मैं हूँ हज़ीका अली और मेरे साथ हैं तारिक नियाज़ी। अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। उम्मीद करता हूँ ठीक होंगे, खुश होंगे। दोस्तों जहाँ रहें खुश रहें, माँ बाप का ख्याल करें। आज की हमारी वीडियो तमिलनाडु से रिलेटेड है। सो स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो को। लेट्स स्टार्ट। ओके गाइस, तो वीडियो का टाइटल है हाउ तमिलनाडु ग्रोइंग इन वन ऑफ इंडियाज मोस्ट इंडस्ट्रियलाइज्ड स्टेट्स। कैसे स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो? दोस्तों आज हम बात करेंगे तमिलनाडु की। इसे फैक्ट्री ऑफ इंडिया भी कहा जाता है। अगर हम जीडीपी की टर्म्स में देखें तो तमिलनाडु इंडिया का सेकेंड वेल्दिएस्ट स्टेट है। वहीं इकोनॉमिक फ्रीडम रैंकिंग्स में ये स्टेट मोस्ट इकोनॉमिकली फ्री स्टेट माना जाता है। स्टेट अपने हाईली अर्बनाइज पॉपुलेशन के लिए भी जाना जाता है, जहां ऑलमोस्ट 60% पॉपुलेशन अर्बन एरियाज में दिखाई देती है। आज मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर तमिलनाडु की जीडीपी में ऑलमोस्ट 1/3 कंट्रीब्यूशन देता है, चाहे वो टेक्सटाइल सेक्टर हो या ऑटोमोबाइल, लेदर, टैनिंग, हैवी इंडस्ट्रीज। तमिलनाडु ने हर सेक्टर में एक्सपर्टीज़ हासिल कर अपने आप को मैन्युफैक्चरिंग हब ऑफ इंडिया के रूप में प्रोजेक्ट किया है। आज इंडिया की ऑलमोस्ट 17% फैक्ट्रीज अकेले तमिलनाडु में लोकेटेड है। साथ ही इनका इंडिया के इंडस्ट्रियल वर्कफोर्स में ऑलमोस्ट 16% कंट्रीब्यूशन है। आइए आज हम इस वीडियो के माध्यम से जानते हैं कि आखिर कैसे तमिलनाडु ने इतना ग्रो किया। साथ ही हम नज़र डालेंगे स्टेट की डाइवर्स फैक्ट्रीज पर, जिनके बलबूते पर स्टेट एक इकोनॉमिक पावर हाउस बना है। चलिए पहले हम तमिलनाडु की ग्रोथ हिस्ट्री पर एक नज़र डालते हैं। दोस्तों यदि आप स्टडी आईक्यू को रेगुलरली देखते आए हैं तो अब आप एक छोटा सा अमाउंट देके स्टडी आईक्यू को सपोर्ट कर सकते हैं। सिंपली आपको क्या करना है कि इस ज्वाइन बटन को प्रेस करना है और फिर एक छोटा सा अमाउंट देके आप स्टडी आईक्यू चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। दोस्तों अगर हम तमिलनाडु की हिस्ट्री को देखें तो हम देख सकते हैं कि संगम पीरियड से ही रीजन अपने फ्लरिशिंग इकॉनमी और कल्चर के लिए जाना गया है। 500 BC से 300 CE के बीच अलागनकुलम एक इम्पॉर्टेंट ट्रेडिंग सेंटर या पोर्ट सिटी के रूप में उभरा। तमिलनाडु के ईस्टर्न कोस्ट में पाए जाने वाले सिटी के तहत स्पाइसेस, टेक्सटाइल्स एक्सटेंसिवली ट्रेड किए जाते थे। इस दौरान रीजन को 3 डायनेस्टीज ने रूल किया: चेरास टुवार्ड्स द वेस्ट, चोलास टुवार्ड्स द नॉर्थ और पांड्यास टुवार्ड्स द साउथ। इन सभी डायनेस्टीज़ ने फर्टाइल लैंड को यूज़ कर एग्रीकल्चर प्रमोट किया। रोमन्स हान चाइनीज़ के साथ ट्रेड रिलेशंस डेवलप किए। मुजीरिस और कोरकाई सी पोर्ट की मदद से स्पाइसेस, पर्ल्स और सिल्क को एक्सटेंसिवली ट्रेड किया जाने लगा। अगर हम मेडिवल पीरियड की बात करें तो पल्लवास के बाद 9th सेंचुरी में चोला डायनेस्टी ने रीजन में डोमिनेट किया। उन्होंने नेवल एक्सपर्टीज़ को यूज़ कर साउथ ईस्ट एशिया के साथ मैरीटाइम ट्रेड रिलेशन भी स्टैब्लिश किए। चोलास के डिक्लाइन के बाद पांड्यास, विजयनगर और नायकाज ने रीजन को स्टेबलाइज करने का प्रयास किया। फाइनली 17th सेंचुरी में यूरोपियंस ने ईस्टर्न कोस्ट में सेटल करना शुरू किया। 1609 में डच ने पुलिकट में सेटल किया और 1639 में ब्रिटिशर्स ने मद्रास या प्रेजेंट डे चेन्नई में सेटल किया। मद्रास के लोकेशनल एडवांटेज को यूज़ कर फोर्ट सेंट जॉर्ज का यहाँ निर्माण किया गया। इस फोर्ट की मदद से स्टेट ऑफ मलक्का के ट्रेड को रेगुलेट किया गया। इस प्रकार हम देख सकते हैं कि कैसे सदियों से तमिलनाडु अपने लोकेशनल एडवांटेज के चलते एक इम्पॉर्टेंट ट्रेड हब के रूप में इमर्ज हुआ, जहाँ अब तक तमिलनाडु पोर्ट सिटी के रूप में उभरा। इंडिपेंडेंस के बाद इंडस्ट्रियल एक्टिविटीज़ ने स्टेट को ग्रोथ इम्पीटस दिया। आज तमिलनाडु इंडिया का मोस्ट इंडस्ट्रियलाइज्ड स्टेट माना जाता है। तमिलनाडु की ग्रोथ हिस्ट्री को देखने के बाद चलिए अब हम देखते हैं कि किन एडवांटेजेस के कारण ये स्टेट आइडियल इन्वेस्टमेंट डेस्टिनेशन बन पाया है। सबसे पहला है लोकेशनल एडवांटेज। दोस्तों तमिलनाडु में इंडिया का 3rd लार्जेस्ट कोस्ट लाइन पाया जाता है, जो कोरोमंडल कोस्ट को बॉर्डर करता है। इंडियन ओशन के प्रॉक्सिमिटी में होने के कारण रीजन एक इम्पॉर्टेंट ट्रेड रूट का हिस्सा बना। यहाँ से ईजिली मिडिल ईस्ट और साउथ ईस्ट एशिया के साथ ट्रेड लिंक इस्टेब्लिश किया जा सकता है। इसी लोकेशनल एडवांटेज को यूज़ कर हिस्टोरिकली ये स्टेट इम्पॉर्टेंट पोर्ट सिटी के रूप में उभरा। अगला है इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट। तमिलनाडु अपने वेल कनेक्टेड ट्रांसपोर्टेशन नेटवर्क और इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए जाना जाता है। यहाँ पर 4 इंटरनेशनल एयरपोर्ट्स मौजूद हैं: चेन्नई, कोयम्बटूर, तिरुचिरापल्ली एंड मदुराई। इसी के साथ सेलिम, थूथुकुडी और वेलोर में डोमेस्टिक एयरपोर्ट्स मौजूद हैं। एयर कनेक्टिविटी के साथ स्टेट अपने ब्रॉड कोस्ट लाइन के कारण पोर्ट्स के लिए भी जाना जाता है। यहाँ पर 3 मेजर पोर्ट्स हैं: चेन्नई, इन्नौर और थूथुकुडी, और कई माइनर पोर्ट्स जैसे कड्डालोर और नागापट्टिनम। आपको बता दें कि चेन्नई पोर्ट इंडिया का 2nd लार्जेस्ट कंटेनर हैंडलिंग पोर्ट है। अगर हम पावर सेक्टर की बात करें तो तमिलनाडु में इंडिया का 3rd लार्जेस्ट इंस्टॉल्ड
पावर जनरेशन कैपेसिटी है। कलपक्कम न्यूक्लियर पावर प्लांट, निवेली लिग्नाइट पावर प्लांट यहाँ के चीफ पावर जनरेशन प्लांट्स हैं। रिसेंटली कुडानकुलम न्यूक्लियर पावर प्लांट प्रोजेक्ट पर काम चल रहा है, जो 2000 मेगावाट इंस्टॉल्ड कैपेसिटी के साथ इंडिया का लार्जेस्ट एटॉमिक पावर प्लांट होगा। इस तरह हम देख सकते हैं कैसे एडिक्वेट इंफ्रास्ट्रक्चर, अनइंटरप्टेड इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई की मदद से इन्वेस्टर्स को ल्यूर किया जा रहा है। अगला इंपॉर्टेंट फैक्टर है स्किल्ड वर्कफोर्स। तमिलनाडु इंडिया का वन ऑफ द लीडिंग लिटरेट स्टेट्स है। यहाँ पर 37 यूनिवर्सिटीज़, 552 इंजीनियरिंग कॉलेजेस हैं, जैसे IIT मद्रास, अन्ना यूनिवर्सिटीज़ एक्सेट्रा। इन प्रेस्टिजियस कॉलेजेस की बदौलत लाखों स्टूडेंट्स हर साल ग्रेजुएट करते हैं, जो न्यूमरस सेक्टर्स के लिए स्किल्ड वर्कफोर्स प्रोवाइड करते हैं। फाइनली, कंड्यूसिव बिजनेस फ्रेंडली गवर्नमेंट पॉलिसीज़ के चलते इन्वेस्टर्स ने तमिलनाडु को प्रेफरेंस दिया है। टैक्स इंसेंटिव्स, 24/7 इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई, सिंगल विंडो क्लियरेंस सिस्टम और एक्सपोर्ट ओरिएंटेड पॉलिसीज़ के चलते प्रो बिजनेस इन्वायरमेंट यहाँ प्रेवेलेंट है। दोस्तों, इन सभी फैक्टर्स के चलते तमिलनाडु ने आज मैसिव ग्रोथ अचीव किया है। अगर हम महाराष्ट्र और गुजरात से कंपेयर करें तो तमिलनाडु में इंडस्ट्रीज़ काफ़ी स्पेशली डाइवर्स हैं, यानी इंडस्ट्रीज़ को उनके टाइप के अनुसार अलग अलग रीजन्स में क्लस्टर किया गया है, जैसे शिवाकाशी मैचस्टिक्स और फायरवर्क्स के लिए, तिरुपुर नेटेड गारमेंट्स के लिए और चेन्नई ऑटोमोबाइल के लिए। इन इंडस्ट्रियल डिस्ट्रिक्ट्स के बदौलत कॉम्पिटिटिव स्पिरिट डेवलप हुआ, जिसके कारण प्रोडक्ट्स की क्वालिटी में इम्प्रूवमेंट और कॉस्ट इफेक्टिवनेस दिखाई दिया। जहां तमिलनाडु, महाराष्ट्र और गुजरात मोस्ट इंडस्ट्रियलाइज स्टेट माना जाता है, तमिलनाडु यहां स्टैंड आउट करता है अपनी लेबर इंटेंसिव इंडस्ट्रीज और सोशली इंक्लूसिव इंडस्ट्रियलाइजेशन के कारण। इकोनॉमिक सेंसस 2013-14 के अनुसार OBCs गुजरात में 11% और महाराष्ट्र में 8% एंटरप्राइजेस कंट्रोल करते हैं। ये नंबर तमिलनाडु में 67% तक पहुंच जाता है। वहीं दलित इंडियन चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के अनुसार तमिलनाडु में वन ऑफ द हाईएस्ट दलित एंटरप्राइजेस मौजूद हैं। इस डिसेंट्रलाइज्ड और इंक्लूसिव इंडस्ट्रियलाइजेशन के कारण ही तमिलनाडु को फैक्ट्री ऑफ इंडिया कहा जाता है। चलिए अब हम इन इंडस्ट्रीज़ पर एक नज़र डालते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे टेक्सटाइल सेक्टर की। दोस्तों, तमिलनाडु को इंडिया का टेक्सटाइल हब कहा जाता है। यहाँ पर स्पिनिंग से लेकर गारमेंट मैन्युफैक्चरिंग तक सभी प्रोडक्शन चेन फैसिलिटीज़ मौजूद हैं। इंडिया का ऑलमोस्ट 50% स्पिनिंग मिल्स तमिलनाडु में स्थित है। तमिलनाडु के वेस्टर्न रीजन यानी कोयम्बटूर, तिरुपुर, इरोड, नमक्कल, करूर और दिंडीगुल में मेजॉरिटी स्पिनिंग मिल्स और गारमेंट यूनिट्स पाए जाते हैं। यहाँ से गुड्स को डायरेक्टली चाइना, बांग्लादेश और यूरोप में एक्सपोर्ट किया जाता है। तिरुपुर को अपने कॉटन प्रोडक्शन और टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज़ के कारण डॉलर सिटी कहा जाता है। यहाँ से निटेड गारमेंट्स को इंटरनेशनल मार्केट में एक्सपोर्ट किया जाता है, जिसका नेट रेवेन्यू 3 बिलियन से भी ज़्यादा है। वहीं करूर होम टेक्सटाइल्स यानी कर्टेन, बेड लिनेंस, किचन लिनेंस, टेबल लिनेंस एक्सेट्रा मैन्युफैक्चर और एक्सपोर्ट हब। इरोड साउथ इंडिया का मेजर रिटेल और होलसेल रेडीमेड क्लोथ मार्केट है। मदुराई और कांचीपुरम हैंडलूम साड़ीज़ के लिए फेमस है। लक्ष्मी मशीन वर्क्स को दुनिया के 3 मेजर टेक्सटाइल मशीनरी मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज में से एक माना जाता है, जो कि कोयम्बटूर में लोकेटेड है। टेक्सटाइल कंपोनेंट्स को यहाँ से मैन्युफैक्चर कर यूरोपियन कंट्रीज़ में एक्सपोर्ट किया जाता है। इसी कारण कोयम्बटूर को मैनचेस्टर ऑफ साउथ इंडिया भी कहा जाता है। अगला है ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री। तमिलनाडु वर्ल्ड के टॉप 10 ऑटोमोबाइल हब्स में कंसीडर किया जाता है। यहाँ पर इंडिया का ऑलमोस्ट 35% ऑटो कॉम्पोनेंट प्रोडक्शन होता है। 2 व्हीलर्स, 3 व्हीलर्स से लेकर पैसेंजर व्हीकल्स, कमर्शियल व्हीकल्स और इलेक्ट्रिक व्हीकल्स कॉम्पोनेंट तक यहाँ मैन्युफैक्चर किया जाता है। चेन्नई में मैक्सिमम ऑटो कॉम्पोनेंट इंडस्ट्रीज मौजूद हैं, इसलिए इसे डेट्रॉइट ऑफ एशिया भी कहा जाता है। यहाँ पर इंडिया का ऑलमोस्ट 30% ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री मौजूद है। मद्रास रबड़ फैक्ट्री या MRF टायर्स, TI साइकिल और TVS टायर ग्रुप ने अपना बेस चेन्नई में ही इस्टेब्लिश किया है। वहीं कोयम्बटूर के एल्स्टॉम में रेल ट्रांसपोर्टेशन प्रोडक्ट्स को मैन्युफैक्चर किया जाता है। कोयम्बटूर को इंडिया का पंप सिटी भी कहा जाता है। यहाँ पर इंडिया के ऑलमोस्ट 50% मोटर और पंप प्रोड्यूस होते हैं। आपको बता दें कि कोयम्बटूर के वेट ग्राइंडर को GI टैग भी दिया गया है। इसी के साथ करूर बस बॉडी बिल्डिंग इंडस्ट्रीज़ के लिए फेमस है। यहाँ पर साउथ इंडिया के ऑलमोस्ट 90% प्राइवेट बसेस का प्रोडक्शन किया जाता है। अगर हम इलेक्ट्रॉनिक्स एंड हार्डवेयर इंडस्ट्री की बात करें तो तमिलनाडु में इंडिया का ऑलमोस्ट 16% इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स मैन्युफैक्चर किया जाता है और ये इंडिया का
थर्ड लार्जेस्ट इलेक्ट्रॉनिक्स एक्सपोर्टर है। 2017 से 18 के बीच में इंडस्ट्री ने 1.63 बिलियन से भी ज़्यादा रेवेन्यू जनरेट किया। चेन्नई आज इमर्जिंग EMS हब ऑफ इंडिया के रूप में उभरा है। कई कंपनीज जैसे मोटोरोला, सोनी एरिक्सन, फॉक्सकॉन, सैमसंग, सिस्को और डेल ने चाइना को साउथ एशिया का मैन्युफैक्चरिंग हब बनाया है। यहाँ पर मोबाइल्स, कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स, स्ट्रैटेजिक इलेक्ट्रॉनिक्स से लेकर डेस्कटॉप्स, प्रिंटर्स, कंप्यूटर्स और सर्वर्स तक मैन्युफैक्चर किया जाता है। कांचीपुरम डिस्ट्रिक्ट में 2 स्पेशल इकोनॉमिक जोन, उरागा डैम और श्री परम्बुदुर स्पेशल इकोनॉमिक जोन स्टैब्लिश किए गए हैं, जहाँ इलेक्ट्रॉनिक्स और हार्डवेयर प्रोडक्ट्स पर फोकस किया जाएगा। करेंटली तमिलनाडु इंडिया का सेकेंड लार्जेस्ट स्मार्टफोन प्रोड्यूसर और इंटरनेट सब्सक्राइबर है, जो आने वाले समय में डिजिटल इकॉनमी को बूस्ट देगा। अब हम बात करेंगे लेदर इंडस्ट्री की। दोस्तों, तमिलनाडु में इंडिया के ऑलमोस्ट 60% लेदर टैनिंग इंडस्ट्रीज़ मौजूद हैं। यहाँ से इंडिया का 38% लेदर फुटवियर और गारमेंट्स प्रोड्यूस होता है और 50% लेदर एक्सपोर्ट किया जाता है। मेजॉरिटी लेदर और टैनरी फैसिलिटीज़ वेल्लोर और उसके नियर बाई टाउन्स रानीपत, एम्बू और वनियामबाड़ी में पाए जाते हैं। वेल्लोर डिस्ट्रिक्ट इंडिया का टॉप फिनिश लेदर गुड एक्सपोर्टर है। प्रोडक्ट्स की क्वालिटी को इम्प्रूव करने के लिए CSIR ने चेन्नई में सेंट्रल लेदर रिसर्च इंस्टीट्यूट स्टैब्लिश किया है। इसी के साथ तमिलनाडु का केमिकल एंड पेट्रोकेमिकल इंडस्ट्री भी काफ़ी फ्लरिशिंग है। इंडियन केमिकल इंडस्ट्री के सेल्स के टर्म में तमिलनाडु 6th लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है और ये स्टेट इंडिया के टोटल केमिकल प्रोडक्शन आउटपुट में 6% कंट्रीब्यूट करता है। यहाँ पर 2588 से भी ज़्यादा केमिकल इंडस्ट्रीज़ हैं। थूथुकुडी मेजर केमिकल प्रोड्यूसर है। लीडिंग MNCs जैसे IFF, DOW, CPCL, टाटा केमिकल्स और सनमार ने अपना मैन्युफैक्चरिंग बेस यहीं पर इस्टेब्लिश किया है। पॉलीमर इंडस्ट्रीज़ की मदद से प्लास्टिक प्रोड्यूस किया जाता है और इन इंडस्ट्रीज़ की बदौलत 1 मिलियन से भी ज़्यादा लोगों को एम्प्लॉयमेंट दिया जाता है। अगर हम डिफेंस और एरोस्पेस इंडस्ट्री की बात करें तो तमिलनाडु आज एक फास्टेस्ट ग्रोइंग एक्सपोर्ट मार्केट बन गया है। कई डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग PSUs जैसे हैवी व्हीकल्स फैक्ट्री, ऑर्डिनेंस फैक्ट्री, कॉम्बैट व्हीकल्स, रिसर्च एंड डेवलपमेंट एस्टैब्लिशमेंट और प्राइवेट मैन्युफैक्चरर्स जैसे L&T एरोस्पेस एंड डिफेंस यूनिट, अशोक लेलैंड डिफेंस सिस्टम्स और महिंद्रा एरोस्पेस जैसी कंपनीज ने अपना बेस यहीं पर इस्टेब्लिश किया है। यहीं पर इंडिया का फर्स्ट डिफेंस कॉरिडोर चेन्नई बेंगलुरु कॉरिडोर और एरोस्पेस पार्क मौजूद है। चेन्नई, कोयम्बटूर, सालेम, तिरुचिरापल्ली प्राइमरी प्रोडक्शन सेंटर्स हैं और नागरकोइल और होसूर सेकेंडरी सेंटर्स हैं। फ्रेंच एरोस्पेस और डिफेंस जाइंट एयरबस ने यहाँ $1 बिलियन एरोस्पेस में इन्वेस्ट किया है। जाइंट स्ट्रक्चर्स के अलावा गन्स, अम्यूनिशंस और बुलेट्स कोयम्बटूर में मैन्युफैक्चर किए जाते हैं। कोयम्बटूर के SPNSEZ में L&T और फ्रांस बेस्ड MBDA ने फुली असेंबल्ड मिसाइल सिस्टम फैक्ट्री लॉन्च किया है, जिसे यूरोपियन कंट्रीज़ में एक्सपोर्ट किया जाता है। फाइनली, अगर हम मिसलेनियस इंडस्ट्रीज़ की बात करें तो यहाँ कई छोटे छोटे चीज़ों को मैन्युफैक्चर किया जाता है। सिवकासी रीजन में प्रिंटिंग, फायरवर्क्स और सेफ्टी मैचेस के लिए जाना जाता है। इंडिया के फॉर्मर PM जवाहरलाल नेहरू ने इस टाउन को लिटिल जापान कहा था। यहाँ पर इंडिया का 80% फायरवर्क प्रोडक्शन और 60% प्रिंटिंग सॉल्यूशंस प्रोडक्शन होता है। इसी के साथ अरियालपुर, कोयम्बटूर, करूर और तिरुनेलवेली की मदद से यहाँ पर इंडिया का हाईएस्ट सीमेंट प्रोडक्शन होता है। अगर हम फूड प्रोसेसिंग यूनिट्स की बात करें तो तमिलनाडु इंडिया का सेकंड हाईएस्ट प्रोड्यूसर है और ये स्टेट इंडिया के टोटल फूड प्रोसेसिंग आउटपुट में 8% कंट्रीब्यूट करता है। टाटा कॉफ़ी, ब्रिटानिया, नेस्ले, पेप्सिको, हिंदुस्तान यूनिलीवर लिमिटेड जैसे बड़े MNCs ने अपने फूड प्रोसेसिंग यूनिट यहाँ पर इस्टेब्लिश किए हैं। तो दोस्तों, इस प्रकार हम देख सकते हैं कि कैसे अलग अलग इंडस्ट्रीज़ ने मैसिव प्रोडक्शन कर तमिलनाडु को मैन्युफैक्चरिंग पावर हाउस बनाया है। स्टेट के इस मैसिव ग्रोथ के बावजूद ऐसे कई चैलेंजेस हैं जो तमिलनाडु के सामने उभर रहे हैं। पहला है हाई डेट, जहाँ एक तरफ तमिलनाडु इंडिया का सेकेंड लार्जेस्ट GDP कंट्रीब्यूटर है, वहीं दूसरी तरफ ये स्टेट हाई डेट से गुजर रहा है, जो 2020 से 21 तक 4.86 लाख करोड़ के पार चला गया है। इस फिजिकल मेस का सीधा इम्पैक्ट स्टेट के सोशो इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ जैसे हेल्थ और एजुकेशन पर पड़ता है। नेक्स्ट है फार्म क्राइसिस। भले ही एग्रीकल्चर तमिलनाडु की GDP में सिर्फ 0.9% कंट्रीब्यूट करता है, पर यह सेक्टर यहाँ लार्जेस्ट सोर्स ऑफ लाइवलीहुड है। 2/3 रूरल हाउसहोल्ड्स एग्रीकल्चर पर डायरेक्टली या इनडायरेक्टली डिपेंडेंट हैं, जिसमें करीब 93% स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर्स हैं। नेफिस सर्वे 2016-17 के अनुसार, जहां एक तरफ स्टेट ने मैसिव प्रोडक्शन अचीव किया,
वहीं दूसरी तरफ एवरेज मंथली फार्म इनकम सिर्फ 9,975 है, जो कई स्टेट से कम है। इसी कारण तमिलनाडु में इनडेटनेस 61% है, जो नेशनल एवरेज 47% से भी ज़्यादा है। इसके अलावा वाटर स्कार्सिटी, लैक ऑफ कोल्ड स्टोरेज एंड प्रोसेसिंग फैसिलिटीज़ ने रूरल इकोनॉमी को कम्प्लीटली डिस्टर्ब किया है। अगला है वाटर क्राइसिस। आपको बता दें कि तमिलनाडु वेस्टर्न घाट्स के रेन शेडो एरिया में पाया जाता है, इसलिए मेजॉरिटी रेनफॉल साउथ वेस्ट मानसून विंड्स नहीं बल्कि नॉर्थ ईस्ट विंड्स कोस्टल रीजन्स में लेके आती है। इस अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन के कारण आज कई डिस्ट्रिक्ट्स जैसे धर्मपुरी, कृष्णागिरी, सैलेम, वेल्लोर, तिरुचिरापल्ली ड्रॉट फेस कर रहे हैं। इसका सीधा इम्पैक्ट ग्राउंड वाटर लेवल पर हो रहा है, जो अपने लोवेस्ट लेवल्स पर है। सेंट्रल ग्राउंड वाटर बोर्ड के एक सर्वे के अनुसार तमिलनाडु के ऑलमोस्ट 60% वेल्स बिलो डिजायरेबल लेवल है। अगला मेजर इशू है हाई अनएम्प्लॉयमेंट रेट। सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी के एक सर्वे के अनुसार तमिलनाडु में अनएम्प्लॉयमेंट रेट मई 2019 में 0.9% था और यही नंबर अप्रैल 2020 में 49.8% तक पहुंच गया। ये नेशनल एवरेज 23.5% से काफ़ी ज़्यादा है। इसी के साथ एमएसएमई सेक्टर ने भी क्लोजर फेस करना शुरू किया है। स्टेट गवर्नमेंट के पॉलिसी नोट के अनुसार जहां 2016 से 17 में 2.67 लाख एमएसएमई यूनिट्स थे, ये नंबर 2018 से 19 में 2.17 लाख तक पहुंच गया है। वहीं इस सेक्टर में एम्प्लॉयमेंट करीब 5.2 लाख से कम हुआ है। इन क्लोजर्स के कई कारण हैं, जैसे डिलेड पेमेंट बाय कॉरपोरेट्स, जीएसटी इश्यूज, लैक ऑफ ऑर्डर्स, राइज ऑफ रियल ई-स्टेट प्राइसेस, नॉन अवेलेबिलिटी ऑफ क्रेडिट फ्रॉम बैंक्स एक्सेट्रा। इन सभी फैक्टर्स ने एमएसएमईज को चलाना इम्पॉसिबल बना दिया है। फाइनली तमिलनाडु आज कई अर्बन प्रॉब्लम्स फेस कर रहा है, जैसे चेन्नई में एक्यूट वाटर स्कार्सिटी, पॉल्यूशन एंड फ्लडिंग। दोस्तों आपको बता दें कि चेन्नई साल भर में ऑलमोस्ट 55 इंचेस रेनफॉल विटनेस करता है, जो लंदन से डबल और लॉस एंजलिस से 4 टाइम्स है। वन ऑफ द वेटेस्ट सिटी इन इंडिया होने के बावजूद 2019 में यहाँ एक्यूट वाटर शॉर्टेज है। इसका मेजर रीज़न है पुअर अर्बन प्लानिंग। चेन्नई की अन्ना यूनिवर्सिटी के सर्वे के अनुसार सिटी ने अपना इंफ्रास्ट्रक्चर वाटर बॉडीज़ के फ्लड प्लेन्स पर इस्टेब्लिश किया है। यहाँ के फेमस आईटी कॉरिडोर को 230 स्क्वायर किलोमीटर मार्शी लैंड पर कंस्ट्रक्ट किया गया है। आपको बता दें कि मार्शी लैंड वाटर को स्पंज की तरह एब्जॉर्ब करते हैं और ग्राउंड वाटर को रिचार्ज करते हैं, लेकिन सिटी के इंफ्रास्ट्रक्चर नीड्स और सिविक अथॉरिटीज़ के मानक ने इसे अनदेखा कर दिया और 2019 में सिटी ने डे ज़ीरो विटनेस किया, जब सभी मेन रिजर्वायर्स एम्प्टी हो गए और गवर्नमेंट को ड्रिंकिंग वाटर ट्रक्स के माध्यम से वाटर सप्लाई करना पड़ा। और साथ ही साथ हम ये भी कह सकते हैं कि इन सभी इशू को रिजॉल्व करने के लिए गवर्नमेंट ने एक्टिवली कई मेजर्स लिए हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे एग्रीकल्चर सेक्टर की। एग्रीकल्चरल इश्यूज़ को सॉल्व करने के लिए गवर्नमेंट ने कई मेजर्स लिए हैं, जैसे स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर्स को फार्मर इंटरेस्ट ग्रुप्स FIG और फार्मर प्रोड्यूसर ग्रुप FPG में ऑर्गेनाइज कर कलेक्टिव फार्मिंग प्रमोट किया जा रहा है। इससे फार्मर्स बेटर प्राइस रियलाइज़ कर पाएंगे और एडवांस टेक्नोलॉजी को यूज़ कर पाएंगे। ड्रॉट इश्यूज़ को सॉल्व करने के लिए मिशन ऑन सस्टेनेबल ड्राई लैंड एग्रीकल्चर लॉन्च किया गया है। इस प्रोग्राम की मदद से 1000 क्लस्टर्स कवरिंग 25 लाख एकड़ फॉर्म किए गए हैं और उन्हें वाटर हार्वेस्टिंग स्ट्रक्चर्स, विलेज लेवल कस्टम हायरिंग सेंटर्स और वैल्यू एडेड यूनिट्स प्रोवाइड किए जा रहे हैं। माइक्रो इरिगेशन प्रमोट करने के लिए स्टेट स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर्स को 100% सब्सिडी और रेस्ट ऑफ फार्मर्स को 75% सब्सिडी प्रोवाइड कर रहा है। स्टेट को इन एफर्ट्स के चलते प्रेस्टीजियस नेशनल अवार्ड कृषि कर्मान अवार्ड 5 बार दिया गया है। अगर हम इंडस्ट्रियल सेक्टर की बात करें तो एक्सपोर्ट ओरिएंटेशन प्रमोट करने के लिए स्टेट गवर्नमेंट कई मेजर्स ले रही है। MSMEs को इंटरनेशनल ट्रेड फेयर में पार्टिसिपेट करने के लिए फाइनेंशियल असिस्टेंस दिया जा रहा है। पार्टिसिपेंट्स को एयर फेयर, रेंट, शिपिंग एक्सपेंसेस कम्प्लीटली सब्सिडाइज किया जा रहा है। विजन 2023 के तहत फाइनेंस, रेगुलेटरी एनवायरनमेंट, इंफ्रास्ट्रक्चर और एक्सेस टू टेक्नोलॉजी एंड मार्केट जैसे इश्यूज़ को टैकल किया जाएगा। वहीं IT इंडस्ट्री को बूस्ट करने के लिए उन्हें इंटीग्रेटेड वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर 6 सबमरीन केबल्स की मदद से ग्लोबल मार्केट से कनेक्ट किया जा रहा है। अगर हम ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री की बात करें तो 100% FDI अंडर ऑटोमेटिक रूल अलाउड है, यानी इन्वेस्टर्स गवर्नमेंट या RBI के अप्रूवल के बिना इन्वेस्ट कर सकते हैं। रिसेंटली सेंट्रल गवर्नमेंट ने चेन्नई के ओरेगा डैम रीजन में नेशनल ऑटोमोटिव टेस्टिंग रिसर्च एंड डेवलपमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट, जिसे हम NATRIP के नाम से भी जानते हैं, उसको लॉन्च किया है। इस प्रोजेक्ट की मदद से वर्ल्ड क्लास ऑटोमोटिव सेफ्टी, एमिशन
और परफॉर्मेंस स्टैंडर्ड्स डेवलप किया जाएगा, जिसके तहत इंडियन ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री को ग्लोबल इंडस्ट्री से सीमलेसली इंटीग्रेट किया जाएगा। इसके अलावा स्टेट गवर्नमेंट ने स्किल डेवलपमेंट पर भी फोकस किया है, जिससे इंडस्ट्रीज़ को स्टेबल वर्कफोर्स सप्लाई मिल सके। तमिलनाडु स्किल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन की एक स्टडी स्किल गैप असेसमेंट एंड एक्शन प्लान फॉर तमिलनाडु ने रिवील किया है कि 2025 तक स्टेट 48% वर्कफोर्स शॉर्टफॉल विटनेस करेगा। इस इशू को सॉल्व करने के लिए एपेक्स स्किल डेवलपमेंट सेंटर्स स्टैब्लिश किए गए हैं, जो इंडस्ट्री स्पेसिफिक ट्रेनिंग देंगे। इसी के साथ टीवीएस ट्रेनिंग एंड सर्विसेज लिमिटेड, कावेरी मेडिकल केयर लिमिटेड और लॉजिस्टिक्स सेक्टर स्किल काउंसलिंग के साथ MOU साइन किए गए हैं, जो सेक्टर स्पेसिफिक स्किल्स प्रोवाइड करेंगे। फाइनली वाटर स्कार्सिटी इशू को सॉल्व करने के लिए कई मेजर्स लिए गए हैं। स्टेट गवर्नमेंट ने चेन्नई के सभी बिल्डिंग में रेन वाटर हार्वेस्टिंग स्ट्रक्चर्स मैंडेटरी कर दिए हैं। ग्रेटर चेन्नई कॉरपोरेशन ने सिटी ऑफ 1000 टैंक्स इनिशिएटिव लॉन्च किया है। एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक और डच गवर्नमेंट की मदद से मैन मेड टेम्पल टैंक्स को रिस्टोर किया जाएगा और स्लोपिंग रीजन्स में नए टैंक्स कंस्ट्रक्ट किए जाएंगे, जो ग्राउंड वाटर रिचार्ज में हेल्प करेंगे। इन सभी स्टेप्स ने स्टेट को पॉजिटिव ग्रोथ ट्रैजेक्टरी दिलाने में हेल्प किया है। गवर्नमेंट के द्वारा लिए गए इन स्टेप्स को जानने के बाद चलिए अब हम स्टेट के फ्यूचर प्रॉस्पेक्ट्स पर भी एक नज़र डालते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे एग्रीकल्चर सेक्टर की। दोस्तों 1980s में फॉर्मर RBI गवर्नर C रंगाराजन ने कहा था कि 1% एग्रीकल्चरल ग्रोथ इंडस्ट्रियल आउटपुट में 0.5% इंक्रीज और नेशनल इनकम में 0.7% इंक्रीज लाता है। ये स्टेटमेंट आज भी रेलेवेंट है। अगर हमें एग्रीकल्चरल ग्रोथ अचीव करना है तो हमें कई स्टेप्स लेने होंगे। डिसेंट्रलाइज्ड प्रोक्योरमेंट मेथड की मदद से पेरिशेबल, नॉन पेरिशेबल हॉर्टिकल्चरल क्रॉप्स को प्रोड्यूस कर फूड वेस्टेजेस को रोका जा सकता है। कोल्ड स्टोरेज इंफ्रास्ट्रक्चर ई-नाम की मदद से न केवल सप्लाई चेन इंप्रूव होगा पर बेटर प्राइस रियलाइजेशन भी होगा। इसी के साथ इंटीग्रेटेड फार्मिंग सिस्टम को प्रमोट करना चाहिए ताकि फार्मर्स एग्रीकल्चर के साथ अलाइड एक्टिविटीज़ जैसे डेयरी, पोल्ट्री फार्मिंग अडॉप्ट करें, जो उन्हें फाइनेंशियल सिक्योरिटी पहुंचा सकता है। वहीं आज फूड प्रोसेसिंग सिस्टम में भी इनॉर्मस पोटेंशियल है। तमिलनाडु एक लीडिंग एग्रो प्रोसेसिंग स्टेट है, जहां करीब 24,000 माइक्रो एंड स्मॉल एंटरप्राइजेज और 1100 मीडियम एंड लार्ज एंटरप्राइजेज हैं। यहाँ इंडिया का 7% वेजिटेबल्स और 12% फूड प्रोडक्शन होता है। इन सब के बावजूद सिर्फ 2% एग्रीकल्चर कमोडिटीज़ को प्रोसेस किया जाता है। अब वक्त है कि स्टेट गवर्नमेंट कम्युनिटी बेस्ड क्लस्टर डेवलपमेंट प्रोजेक्ट इनिशिएट करे ताकि ईजिली रॉ मटेरियल्स सोर्स किए जा सकें और पोस्ट हार्वेस्ट लॉसेस मिनिमाइज हों। फूड पार्क्स को 3 कैटेगरीज स्मॉल, मेगा एंड अल्ट्रा मेगा फूड पार्क्स में डिवाइड कर एफिशिएंटली छोटे से बड़े लेवल तक फूड प्रोसेसिंग सेंटर्स डेवलप किए जा सकते हैं। तमिलनाडु गवर्नमेंट ने एक्सपोर्ट प्रमोट करने के लिए मॉडर्न टर्मिनल मार्केट कॉम्प्लेक्सेस कांचीपुरम और मदुराई में इस्टेब्लिश किए हैं। इन सेंटर्स को डिफरेंट रीजन में स्प्रेड कर एक्सपोर्ट ओरिएंटेड इकोनॉमी डेवलप की जा सकती है। अगला इंपॉर्टेंट ग्रोथ प्रोस्पेक्ट है फिशरी सेक्टर। तमिलनाडु का कोस्ट लाइन ऑलमोस्ट 1076 किलोमीटर और एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन 1.9 स्क्वायर किलोमीटर एक्सटेंडेड है। यहाँ पर ऑन एन एवरेज 1 लाख टन मरीन प्रोडक्ट्स एक्सपोर्ट किया जाता है। हालांकि एक्सपर्ट्स के अनुसार इस सेक्टर का पोटेंशियल 7 लाख मीट्रिक टन से भी ज़्यादा है। इस सेक्टर को बूस्ट करने के लिए कई मेजर्स लिए जा सकते हैं, जैसे PPP मोड में कोस्टल डिस्ट्रिक्ट्स जैसे चेन्नई, कडालोर और नागापट्टिनम में फिश प्रोसेसिंग पार्क स्टैब्लिश किए जा सकते हैं। थिरुवल्लूर डिस्ट्रिक्ट में कोलाटपुर रीजन ऑर्नामेंटल फिश कल्चर स्पेशलिस्ट के लिए फेमस है। यहाँ हाई क्लास ऑर्नामेंटल फिशेस जैसे अरावना, फ्लावर हॉइंट और ऑस्कर्स को ब्रीड और एक्सपोर्ट किया जाता है। इन फिशेस की डिमांड इंटरनेशनल मार्केट में काफ़ी है, जिसे टैप किया जा सकता है। फाइनली इनोवेटिव मेथड्स जैसे केज कल्चर, एक्वा कल्चर की मदद से लैंड फिशरी, प्रॉन्स और ऑयस्टर फार्मिंग को प्रमोट किया जा सकता है। अगर हम इंडस्ट्रियल सेक्टर की बात करें तो तमिलनाडु अपने इंजीनियरिंग टैलेंट पूल को यूज़ कर इनॉर्मस ग्रोथ हासिल कर सकता है। जहां अब तक फोकस IT, टेक्सटाइल, ऑटोमोबाइल और लेदर इंडस्ट्री पर रहा है, अब वक्त है नए सेक्टर्स को डेवलप किया जाए। तमिलनाडु एक हेल्थ केयर हब है और इसी कारण यहाँ बायोटेक और फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज़ को नेचुरली डेवलप किया जा सकता है। जहाँ अब तक इंडिया मेडिकल डिवाइसेस बाहर से इंपोर्ट कर रहा है, हम यहाँ पर लोकल सेंटर्स डेवलप कर तमिलनाडु को मेडिकल डिवाइसेस प्रोडक्शन हब बना सकते हैं। वहीं जिस प्रकार मैन्युफैक्चरिंग प्रमोट करने के लिए स्पेशल इकोनॉमिक जोन स्टैब्लिश किए गए हैं, उसी प्रकार इंश्योरेंस, बैंकिंग,
डिजिटल वॉलेट्स, ई कॉमर्स कंपनीज को अट्रैक्ट करने के लिए फिनटेक पार्क स्टैब्लिश किए जा सकते हैं। फाइनली टूरिज्म सेक्टर को यहाँ का ग्रोथ इंजन बनाया जा सकता है। तमिलनाडु इंडिया का मोस्ट पॉपुलर टूरिस्ट डेस्टिनेशन कंसीडर किया जाता है। हालांकि रिपोर्ट्स के अनुसार 60 to 70% टूरिज्म रिलीजियस डेस्टिनेशन बेस्ड है। यहाँ कई रिलीजियस साइट्स हैं, जैसे कांचीपुरम का कैलाशनाथ टेम्पल, मदुराई का मीनाक्षी अम्मन टेम्पल, रामेश्वरम का रामानाथ स्वामी टेम्पल, तिरुचिरापल्ली का श्री रंगनाथ स्वामी टेम्पल। इसी के साथ यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स जैसे चोलास का बृहदेश्वर टेम्पल, ऐरावतेश्वरा टेम्पल और पल्लवास का महाबलीपुरम ग्रुप ऑफ मॉन्यूमेंट्स यहाँ के मुख्य आकर्षण हैं। अब वक्त है कि इन डेस्टिनेशन के अलावा हिल स्टेशंस जैसे उदागमंडलम या उडाई कनाल, मेघामलाई और बीचेस जैसे मरीना बीच, अरियामान बीच, पूनपुहार बीच और वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन सेंटर जैसे मुदुमलाई नेशनल पार्क, अनाईमलाई टाइगर रिजर्व को भी प्रमोट किया जाए। फाइनली इंटरनेशनल स्टैंडर्ड हॉस्पिटल्स, लो कॉस्ट क्वालिफाइड प्रैक्टिशनर्स के कारण तमिलनाडु एक मेडिकल टूरिस्ट हब बन सकता है। IBEF के अनुसार यहाँ पर ओपन हार्ट सर्जरी, लीवर ट्रांसप्लांट, नी रिप्लेसमेंट सर्जरी बाकी कंट्रीज़ के मुकाबले 30 to 50% लेस कॉस्टली है। इसलिए लाखों पेशेंट मिडिल ईस्ट और वेस्ट से तमिलनाडु में ट्रीटमेंट के लिए आते हैं। हैसल फ्री फैसिलिटीज़ देकर हम तमिलनाडु के इस मेडिकल टूरिज्म पोटेंशियल को रियलाइज़ कर सकते हैं। तो दोस्तों, ये थी कहानी तमिलनाडु की ग्रोथ की। हमने देखा कि किस प्रकार स्टेट ने न केवल फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर जैसे रोड्स, रेलवेज, पोर्ट्स पर अपना ध्यान दिया, पर साथ ही साथ सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर जैसे कि हेल्थ, एजुकेशन, स्किल्स में इन्वेस्ट कर अपने आप को आइडियल इन्वेस्टमेंट डेस्टिनेशन बनाया है। अब वक्त है कि बैलेंस रीजनल डेवलपमेंट के लिए छोटे सिटीज़ जैसे त्रिची, डिंडीगुल, कड्डालौर, सलेम पर फोकस किया जाए। इसी के साथ इनोवेटिव इको फ्रेंडली इकोसिस्टम की मदद से लोकल इन्वायरमेंटल चैलेंजेस को टैकल करना चाहिए। दोस्तों, आपका क्या ओपिनियन है तमिलनाडु को लेकर कि कैसे ये स्टेट और फर्दर डेवलपमेंट? अच्छा, मैं लास्ट में सोच ही रहा था कि समंदर के किनारे पोर्ट्स हैं तो फिशेस वगैरह का, क्योंकि ये जो फिशेस है ना, फिशरी या फिशेस या फिश सी साइड से लेके कोई बिज़नेस होते हैं, तो कई ऐसे भी स्टेट्स हैं या कई ऐसे सिटी हैं जो सिर्फ इस पर निर्भर करते हैं, सिर्फ इस पर। तो मैं ये सोच रहा था कि यार इतने बड़े पोर्ट्स हैं इनके साथ, ये वो तो फिशरी का, लेकिन आखिरी में उन्होंने इतना भी इसका भी जिक्र किया। अच्छा, ये जो सारी चीज़ें हैं, इन बहुत लंबी वीडियो थी। ये जो फार्मूला है, यानी कि जिस तरीके से एक कंट्री होता है प्रॉपर, इस वीडियो को अगर कोई प्रॉपर तरीके से समझे तो प्रॉपर किसी कंट्री को डेवलप कर सकते हैं वो लोग। यानी कि क्या क्या प्रॉब्लम, अच्छा चलाने का बेसिक जो है, बेसिक एग्रीकल्चर है तमिलनाडु में। अच्छा, आज मुझे ये पता चला कि तमिलनाडु कहाँ है। सबसे पहले तो मैं ये बताऊं कि बहुत ही खूबसूरत तरीके से प्रेजेंटेशन दी गई। आपने देखा, आपने, यानी कि पूरा A to Z जो बातें थी, जो पॉइंट्स थे, सब बताया गया। अच्छा, मैं आपको एक बात, आपने एक चीज़ नोट की, वो जो मैप बना हुआ था, मैप के अंदर जो तमिलनाडु बना हुआ, तो तमिलनाडु के अंदर वो चीज़ें दिखा रहे थे। तो ऐसा लग रहा था कि जैसे हमारी जो इमेजिनेशन होती है ना, कि हम मिसाल के तौर पे किसी के बारे में कुछ समझाया जा रहा होता है, किसी चीज़ के बारे में, तो आप उस शख्स को तस्वुर करती हैं, तो वो शख्स वो बातें कर रहा है, आपके जहन में एक इमेजिनेशन होती है। तो इन्होंने इस वीडियो को बहुत ही खूबसूरत इमेजिनेशन के ज़रिए समझाने की कोशिश की है, तो जिससे इंसान को बहुत सी चीज़ें समझ में आती हैं, पता चलता है। अच्छा, मैं तमिलनाडु की बात करूँ तो मुझे ऐसा लगता था कि फिल्म इंडस्ट्री बेसिकली जो हम जानते थे कि यहाँ की इनकी फिल्म्स की वजह से, इनकी फिल्म इंडस्ट्रीज़ की वजह से हम इसको टॉलीवुड बहुत मतलब जानते थे, बहुत पसंद करते थे। हाँ भाई, बड़े टैलेंटेड हैं, बड़ी अच्छी मूवीज़ होती हैं, तो बहुत पॉपुलर होती हैं, बहुत फेमस होती हैं पाकिस्तान में। तमिल मूवीज़ जो है ना, तमिल मूवी, अच्छा यहाँ पर हम सिर्फ एक नाम ले लेते हैं तमिल मूवीज़, लेकिन बहुत सारी मूवीज़ हैं। मलयालम अलग है, तमिल अलग है, मद्रासी, तो इस तरह से बहुत सारी मद्रास। अच्छा, मैं पूरी ओवरऑल इस पूरे खित्ते की बात कर रही हूँ, इस रीजन की बात कर रही हूँ। अच्छा, मुझे ये नहीं पता था कि ये सिर्फ, मैं ये कहना चाह रही हूँ कि आज मुझे ये पता चला कि सिर्फ इंडस्ट्री, फिल्म इंडस्ट्री में ही नहीं है इतना आगे, ये मज़ीद बहुत स्टेबल है, बहुत डेवलप्ड है। ये पूरा स्टेट है पूरा, और इसके अंदर जितने भी, जैसे चेन्नई की हम बात करें, चेन्नई सिटी पे हम रिव्यू भी दे चुके हैं, वैसे ही बहुत खूबसूरत है, सिटी बहुत डेवलप सिटी है, बहुत डेवलप। अच्छा, यहाँ पे लेदर, टैनिंग, फिशिंग्स,
इसके अलावा क्या ऑटोमोबाइल्स और हाँ कपास एग्रीकल्चर, मतलब मैं ही कह रही हूँ कि क्या क्या गिनवाऊँ, इतनी चीज़ें। इसके अलावा IT में ये लोग आगे हैं, एजुकेशन में ये लोग आगे हैं, हब है। अच्छा, श्रीलंका के करीब है, श्रीलंका के बहुत करीब है। और तमिलनाडु जो है एक तरह से मैं कहता हूँ कि फूड जो है इंडिया का अच्छा खासा फूड यहाँ से प्रोड्यूस हो रहा है। यानी अच्छा, IIT मद्रास का हमने कितनी बार सुना है? बहुत ज़्यादा टेक्नोलॉजी के हवाले से वहाँ के जो स्टूडेंट्स थे उनके कारनामे देखे हमने। यानी कि ओवरऑल मैं ये कहना चाहूँगा कि इस वीडियो को देख के इंसान को कई कंट्रीज़ जो हैं वो अपनी दिशा को सीधा कर सकते हैं, अपनी लायबिलिटीज़ को किस तरह कम करना, किस तरीके से अपने आप को ग्रो करना। अच्छा, बाद में जो उन्होंने बताया जो चैलेंजेस हैं जैसे पानी की किल्लत, उसके बाद गवर्नमेंट का सपोर्ट देखा कितना। वो तो है, पानी की किल्लत है। दूसरा उन्होंने बताया कि यहाँ पे जॉब्स अनएम्प्लॉयमेंट बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। एक और चीज़ उन्होंने बताया एग्रीकल्चर, बिल्कुल ठीक है, लैक ऑफ ट्रेनिंग की वजह। अच्छा, मैं ये सोचती हूँ कि ये जो एरिया है अभी तो खैर अभी इतना डिटेल में हम जान पाए, वैसे हमें पता था ये खित्ता जो है यहाँ पे तो कभी भी बारिश हो सकती है, रेनफॉल एनी टाइम, बिल्कुल ऐसे ही तो है। फिर शॉर्टेज ऑफ वाटर कैसे? देखें, जब एग्रीकल्चर होता है बहुत सारी इस तरह की चीज़ें होती है, आबादी होती है, आबादी को पानी तो बहुत है, ठीक है ना, आबादी को पानी चाहिए, चीज़ें चाहिए, तो उसका फिर ये चीज़ें होती हैं। कोई एक लैंड है उनके उस साइड की जो स्पॉन्ज की तरह, मतलब वो पानी को एब्जॉर्ब कर लेती है और फिर ऊपर जो ब्राउन वाटर बिल्कुल वो आ जाता है और वो किसी बात है, वो तो किसी काम का नहीं होता, यूजलेस होता है। तो वो इस वजह से मुझे ऐसा लग रहा है कि प्रॉपर वाटर शॉर्टेज होता होगा या प्रॉपर वाटर नहीं मिल पाता होगा, ऐसा भी हो सकता है। लेकिन ये कि जहाँ पे एक चीज़ और है पानी को लेके कि हम लोग ज़्यादातर इंसान जो हैं पानी की कीमत को हम जानते नहीं हैं। जब हमें एक चीज़ एक्स्ट्रा मिलती है या नॉर्मल मिल रही होती है तो हम बेतहाशा यूज़ करते हैं। अच्छा, फिर पॉलिसीज़ होती हैं कि अगर एक जगह पे पानी की कितनी ज़रूरत है, किस तरह से पानी चाहिए, तो इंसान उस तरीके से वहाँ पे पानी दे। और पानी को सेव करने की एक होती है ना कि एक अवेयरनेस होती है, वो हमारे यहाँ बहुत कम है। मुझे लगता है कि इंडिया में और पाकिस्तान में। अच्छा, इंडिया में मैंने ये देखा है कि मेरे हिसाब से वाटर शॉर्टेज तो होनी नहीं चाहिए। बिल्कुल, आपको नहीं लगता? क्योंकि काफ़ी दरिया हैं, काफ़ी बिल्कुल ऐसा ही है, समंदर है, तो मेरे हिसाब से तो। लेकिन आपको पता है देखिए मसले मसाइल तो हम नहीं इतना डिटेल में बता सकते हैं कि क्या प्रॉब्लम आपको पता है कराची में पानी की सबसे ज़्यादा फुटेज शॉर्टेज और उसकी वजह क्या है? मैं तो हैरान हो गया यार, एक वीडियो देखी मैंने, मैं बहुत शौक हुआ कि 53% या 43% शायद पानी टैंकर माफिया लेती है। मतलब 50% अगर समझा जाए कराची का पानी टैंकर माफिया के पास जाता है और वो बिकता है। अच्छा, अब सुने, उस टैंकर माफिया का कोई कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता, मतलब वो इतना स्ट्रॉन्ग है। अच्छा, सबके सामने टैंक भरे जा रहे हैं, पूरी दुनिया देख रही है, मीडिया देख रही है, पुलिस देख रही है, सब देख रही है, गवर्नमेंट भी नहीं करती। वो ऐसा लग रहा है जैसे कानून जायज़ काम है। अच्छा, सबको पता है कि ये कराची का पानी है और ये पानी यहाँ से भर के बिक रहा है। अच्छा, एक चीज़ है, थोड़ा सा समझिएगा कि एक चीज़ पानी में, एक चीज़ कराची में कम है, ठीक है, तो वो टैंकर वालों को कैसे मिल रही है? मतलब एक आम आवाम के घर में पानी, एक आम आदमी के घर में पानी नहीं आ रहा, अवेलेबिलिटी होनी नहीं चाहिए, तो ये कहाँ से आ रहा है? ये कहाँ से आ रहा है? एग्जैक्टली। हमारा 50% पानी टैंकर माफिया, और टैंकर माफिया का कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। उस वीडियो में बाकायदा बोला गया, बहुत ही मुझे हैरत हुई, बहुत अफसोस हुआ। अच्छा, मैंने ये देखा तमिलनाडु के जितने भी चैलेंजेस हैं, जितने भी प्रॉब्लम्स हैं, उसमें गवर्नमेंट ने कितना साथ दिया, आप देख रहे हैं? बिल्कुल, ठीक है, हर चीज़ को सब्सिडी दी, और इसके अलावा फार्मिंग के लिए भी, और अच्छा, तमिलनाडु पूरा जो स्टेट है, कैलीकट भी इसी में है, केरला। तो आपने इसमें एक चीज़ नोट की कि इसकी हिस्ट्री भी बहुत पुरानी है। अच्छा। मतलब जहाँ से ये लोग गुजरते थे, एक पुराने दौर के जो वो होते थे, रास्ते होते थे। अच्छा। तिजारत के। अच्छा, हम सुनते हैं ना कि एशिया से वो लोग सिल्क ले जाते थे, और यहाँ पे सिल्क तो यहाँ से ले जाते थे। अच्छा। मतलब ये एक जगह है कि जहाँ से यहाँ से चीज़ें, रेशम वगैरह ये चीज़ें लेके जाते थे, जो दूसरे लोग होते थे, दूसरे आते थे। तो ये मतलब है कि पोर्ट से ना, समंदर के किनारे था, और पहले जहाज़ों के ज़रिए सारा चीज़ें होती थी, तो ये एक रास्ता भी था और यहाँ से चीज़ें भी इधर से उधर होती थी। और मेरे ख़्याल में कैलीकट इसी जगह पर है, कैलीकट भी पक्का कंफर्म नहीं है।
तो ये मतलब इसकी एक हिस्टोरिकल अहमियत भी है। लेकिन इस वीडियो में मैं फिर एंड में वही कहूँगा कि वीडियो बहुत खूबसूरती से बहुत डिटेल से बताई गई, और इस वीडियो को देखकर अगर किसी भी कंट्री के पॉलिसी मेकर जो हैं वो इसको फॉलो करके बहुत सी चीज़ों को समझ सकते हैं। और आपको पता है पाकिस्तान जो है, पाकिस्तान की बेसिक इनकम क्या है? पाकिस्तान किस हवा एग्रीकल्चर, पाकिस्तान को कहा जाता है एग्रीकल्चर कंट्री, बिल्कुल, जिसका टोटल सारा वो है वो ज़राअत के ऊपर है। लेकिन एक बहुत खूबसूरत डिटेल से वीडियो थी। दोस्तों उम्मीद करते हैं आज की वीडियो भी आपको अच्छी लगी होगी। दोबारा किसी और वीडियो के साथ आपसे मुलाकात होगी। जब तक के लिए अल्लाह।